हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट लेसन हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी के बारे में। हम यहाँ पे हमारा टॉपिक लिख देते हैं, शिल्प उत्पादन विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी से पहले हम बात करते हैं कि जो शिल्प उत्पादन का शहर कौन सा था। शिल्प उत्पादन का शहर जो था, सर्वाधिक मान्यता वाला शहर था, वो था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो से बहुत ही छोटा शहर था, परंतु वहां के जितने भी लोग थे, यानी चनहुदड़ो वासी जो थे, वो सभी शिल्प कार्य में ही संलग्न थे, यानी उसमें ही जुटे हुए थे। चनहुदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो से कई अत्यधिक गुना छोटा है, यानी ये जो चनहुदड़ो शहर है ये 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और जो हमने मोहनजोदड़ो के बारे में बात की, जो एक सुनियोजित शहर था, वो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 125 हेक्टेयर, यानी ये इसकी तुलना में बहुत ही बड़ा क्षेत्र था, परंतु शिल्प उत्पादन चनहुदड़ो में ज्यादा था। अब हम बात करें कि इसमें किन किन चीजों का निर्माण किया जाता था, यानी क्या क्या चीजें शिल्प उत्पादन में बनाई जाती थी। तो इसमें सर्वप्रथम है निर्माण किस चीज का किया जाता था। तो इसमें सर्वप्रथम आता है मणके बनाना, इसके बाद है शंख की कटाई, शंख की कटाई, और इसमें मुहर निर्माण, बाट बनाना, धातु कर्म जैसे भी आते थे। मुहर निर्माण, बाट बनाना व धातु कर्म आदि सब ये कार्य किए जाते थे। कहां पे किए जाते थे? चनहुदड़ो शहर में, जो 7 हेक्टेयर का शहर था, जो मोहनजोदड़ो से बहुत ही छोटा था, परंतु वहां पे जो लोग थे वो सभी इसी कार्य में संलग्न थे, यानी शिल्प कार्य में संलग्न थे। इसके बाद हम देखें कि मणकों के निर्माण में प्रयुक्त कौन कौन से पदार्थ है, कौन कौन सी विद्या है जिनके माध्यम से मणके बना जाते हैं। तो यह आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे, फर्स्ट है मणके बनाने के बारे में। मणके बनाने के लिए सर्वप्रथम इससे प्रयुक्त पदार्थ, मणके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से? सर्वप्रथम है कार्निलियन, जो एक सुंदर लाल रंग का पदार्थ होता है। ये एक सुंदर लाल रंग का पदार्थ होता है, जो अत्यधिक इसमें उपयोग में लिया जाता था पदार्थ। इसके बाद हम बात करें तो इसमें कई चीजों को वापरा जाता है, जैसे कि जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, इन सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। तथा इसके पश्चात सेल खड़ी जो एक मुलायम पत्थर था, उससे क्या बनाया जाता था? हड़प्पाई मुहर बनाई जाती थी, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी वस्तु थी, सेल खड़ी। इसके पश्चात तांबा, कांसा, सोना और भी कई सारी वस्तुएं इसमें उपयोग में ली जाती है, जैसे कि फ्योन्स क्या था? फ्योन्स बालू और रेती में रंग व चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया पदार्थ क्या था? फ्योन्स। इसके पश्चात आ गया इसका अंतिम है पकी मिट्टी। ये
सभी जो पदार्थ हैं ये मणके बनाने के लिए उपयोग में आते थे। इसमें लिख दिया कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी, तांबा, कांसा, सोना, फ्योन्स, पकी हुई मिट्टी इत्यादि सभी ये मणके बनाने के उपयोग में आते थे। और इनमें से कोई भी दो पदार्थों को जोड़कर मणके बनाए जाते हैं या फिर दो से अधिक पदार्थ जोड़कर भी मणके बनाए जाते थे। यानी इनमें दो से अधिक पदार्थ जोड़कर मणकों का निर्माण किया जाता था। यानी जो मणके थे उनका निर्माण किस प्रकार किया जाता था? दो या इनमें से कोई भी दो पदार्थ मिला के सेल खड़ी और पक्की मिट्टी मिला के एक नया निर्माण कर दिया। इसके बाद कोई भी तांबा और स्फटिक मिला के एक नया मणका बना दिया। ये सभी बना दिए जाते थे। क्या बना दिए जाते हैं? मणके बना दिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मणके किस प्रकार के बनाए जाते थे, यानी उनका आकार कौन कौन सा होता था। तो मणके जो थे बहुत सारे प्रकार के बनाए जाते थे। हम आगे लिखते हैं यहाँ पे मणकों की आकृति। मणकों की आकृति में सर्वप्रथम है चक्राकार। चक्राकार मणके बनाए जाते थे, बेलनाकार बनाए जाते थे, गोलाकार बनाए जाते थे, गोल मणके भी बनाए जाते। इसके बाद ढोलाकार और इसके बाद अंतिम है खंडित यानी टूटे हुए मणके भी कुछ कुछ होते थे, यानी अलग अलग आकृति के। किसी में तारे बना दिए, ऐसे भी मणके होते थे। यानी इन सभी ये जो मणके बनाए जाते थे, जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिला के कार्निलियन, जेस्पर ये सभी पदार्थ मिला के जो मणके बनाए जाते थे वो चक्राकार भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, ढोलाकार भी हो सकते हैं और खंडित भी हो सकते हैं। यानी सभी प्रकार के बनाए जाते हैं। और इन सभी पर जो है वो चित्रकारी के माध्यम से रेखा चित्र बनाए जाते थे। चित्रकारी के माध्यम से क्या बनाए जाते थे? इन सभी पर रेखा चित्र बनानी, डिजाइन बनाई जाती थी। जो भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा चित्र उकेले जाते थे या फिर बनाए जाते थे। यहाँ तक आप नोट कर ले। मणकों की आकृति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मणके बनाने में तकनीकी प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से, यानी उनके अनुसार भिन्नता कौन कौन सी। इसमें हम सर्वप्रथम देखें तो जो सेल खड़ी पदार्थ था, या आप नोट कर ले, सेल खड़ी एक क्या था? मुलायम पत्थर। सेल खड़ी एक मुलायम कठोर पत्थर था। मुलायम पत्थर था। उससे भी ये मणके निर्माण किए जाते थे। और जो सेल खड़ी के कुछ वस्तु बनाने के बाद इसका चूर्ण रह जाता है या फिर इसको पीसकर जो चूर्ण बनाया था उसको, इसके चूर्ण को सांचे में ढालकर भी मणके बने। इसके चूर्ण को एक सांचा होता था उस समय, उस सांचे में ढालकर भी मणके निर्माण किए जाते थे। इसके पश्चात हम देखें तो ठोस पत्थरों की अपेक्षा जो ये सेल खड़ी था, इसकी ज्यामितीय आकृति यानी आसानी से बन जाती थी। यानी ठोस पत्थर जो था वो भंगुर अवस्था में होता था, तो उसे बनाने में कठिनाई होती थी। और ये जो सेल खड़ी था ये एक मुलायम पत्थर था जिससे विविध प्रकार की आकृतियां बनाई जा सकती थी और विविध आकारों के मणके भी बनाए जाते थे। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल खड़ी से विविध प्रकार के मणके बनाए जा सकते थे।
ये जो शैलखड़ी थी ये एक मुलायम पत्थर था। इसके चूर्ण को सांचे में डालकर मटके बनाए जाते हैं और इससे विविध प्रकार के मटके बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि ये मुलायम पत्थर था, इसे आसानी से उकेरा जा सकता था, इस पर आसानी से रेखा चित्र बनाए जा सकते थे। इस कारण ये जो है इससे विविध प्रकार के मटके बन जाते थे। और जो शैलखड़ी है इसी से हड़प्पाई मुहर का निर्माण हुआ था। जो हड़प्पाई मुहर है हमने सर्वप्रथम पढ़ा था कि जो हड़प्पाई मुहर है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी पुरावस्तु है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। यहां तक समझ में आ गया कि यहाँ पर कैसे बनाया हुआ था, किस प्रकार बनाया हुआ था, ये सभी आप याद कर ले। इसके पश्चात हम देखें तो शैलखड़ी जो थी वो मुलायम पत्थर था, परंतु उसमें जो वहां के लोग थे वो इतने सूक्ष्म मनके बना रहे थे कि आज तक पुरातात्विक पता नहीं लगा पाए कि ये सूक्ष्म मनके किस प्रकार बनाए जाते थे। यानी उनके लिए एक प्रकार की पहेली बना हुआ है कि उस समय जब तकनीकी विकास इतना नहीं था तो भी ये मनके किस प्रकार बनाए जाते थे। तो यानी हम आगे लिख देते हैं, मिटा देते हैं। जो शैलखड़ी थी शैलखड़ी से इतने सूक्ष्म मनके बनाए जाते थे उस समय, प्राप्त हुए हैं चंद्रों से शैलखड़ी के सूक्ष्म मनके प्राप्त हुए और उनसे पुरातात्विकों के लिए ये पहेली बनी हुई, पुरातात्विकों के लिए एक पहेली के रूप में। यानी उनका मानना था कि इस समय भी ये चीज बहुत ही कठिनाई से बनाई जा सकती है जब ये तकनीकी विकास यहाँ पर बहुत ही अधिक है। और उस समय तो तकनीकी विकास की कमी थी, परंतु तो भी इतनी सूक्ष्म मनके बनाए जाते थे। यानी वहां के लोग इतने शिल्प उत्पादन में इतने कुशल थे। पहेली बनी हुई है, यानी पहेली बनी हुई है इसका मतलब उनके लिए व्याख्या का विषय, यानी इन पे रिसर्च करने की आवश्यकता है कि ये किस प्रकार बनाते थे। यहाँ तक आप लिख दे कि मनके किस प्रकार बनाए, मनकों में प्रयुक्त पदार्थों को किस प्रकार सांचे में डालकर निर्माण किया जाता था और किस पत्थर से अत्यधिक विविध प्रकार के मनके बनाए जाते थे। तो शैलखड़ी जो एक हड़प्पाई मुहर भी इससे बनी हुई जो एक पुरावस्तु है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पुरातात्विकों के अनुसार जो पुरातात्विकों ने प्रयोग किया उनके अनुसार ये मनके किस प्रकार बनाए जाते थे ये भी हम देखते हैं। पुरातात्विकों के अनुसार कार्निलियन के, यहाँ पे लिखते हैं पुराविदों के अनुसार कार्निलियन का, हमने कार्निलियन पढ़ा था जो मनके बनाने के लिए प्रयुक्त होता था, उसका लाल रंग व पीले रंग के कच्चे माल से उत्पादित कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरण, यानी इन दोनों को मिलाकर उत्पादन किया जाता था। और इसके पश्चात क्या किया जाता था? उत्पादन किया जाता और इसके पश्चात जो मनका निर्मित होता था, इसके पश्चात क्या बनता था? एक मनका बनता था। और मनके को किस में पकाया जाता था? भट्टी में, या फिर उसको आग में पकाया जाता था, यानी आग में पकाकर निर्माण किया जाता था। आग में पकाकर निर्माण किया जाता था। यानी जो ये मनके बनाने की पूरी विधि थी वो विभिन्न चरणों में होती थी। सर्वप्रथम इसके लाल रंग और पीले रंग को बनाकर एक पीले रंग का जो कच्चा माल था उसको बनाकर एक उत्पादन किया जाता है। उस उत्पादन से मनका बनाया जाता और उसको मनके को पकाकर अंतिम ढांचा दिया जाता था। इसके बाद हम देखें तो जो बड़े बड़े पत्थर पिंड थे, पत्थर पिंड थे उनको भी तोड़कर फिर बनाया जाता है, यानी उनको अपरिष्कृत, यानी ऐसे ही तोड़ दिया। अब जैसे कि कोई छोटी वस्तु बनानी है उसके लिए बहुत ही बड़ा पत्थर अगर आया है, उपयोगी पत्थर कोई आया है तो उसको यानी हथौड़े से तोड़कर फिर छोटी इकाइयों के रूप में उसको फिर सल्फ निकालकर उसको अंतिम रूप दिया जाता था। तो इसमें हम लिखते हैं कि बड़े पत्थरों को
अपरिष्कृत रूप में तोड़कर फिर बारीकी से सल्क निकालकर अंतिम रूप दिया जाता था। यानी बारीकी से सल्क निकालकर अंतिम रूप दिया जाता था। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उनको छोटी इकाई में बांटकर फिर सल्क निकालकर अंतिम रूप दिया। यानी अच्छे पदार्थ जो बनाने थे उनको, जो वस्तु बनाने थे उनको अच्छी तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद हम क्या करते थे, घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की भी पूरी प्रक्रिया। यानी कोई अब जैसे कि घड़ा बनाया, घड़े में अगर हैंडल जोड़ना है तो उसको छेद करके फिर उसमें हैंडल जोड़ा जाता था। उसके लिए भी छेद की आवश्यकता होती थी और उस पर घिसाई करके पॉलिश करके उस पर शाइनिंग लाई जाती थी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि घिसाई व पॉलिश के पश्चात छेद करने की भी संपूर्ण प्रक्रिया होती थी। यानी ये घिसाई और पॉलिश कर देते थे, फिर उसके बाद इसमें छेद करते थे और उसकी भी संपूर्ण प्रक्रिया होती थी। और ये छेद करने के बारे में पता कैसे चला कि इसके साक्ष्य क्या मिले, तो जो चंहुरडो है, चंहुरडो कहां पर स्थित है, जो चोलिस्तान का क्षेत्र कौन सा है, थार के रेगिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें चंहुरडो स्थित है। और इसके बाद लोथल जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है, वहां से छेद करने के साक्ष्य मिले। ये आप इंपॉर्टेंट है, आप याद कर ले कि चंहुरडो जो कहां पर है, पाकिस्तान से सटा हुआ, यानी थार के रेगिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र। इसके बाद लोथल व धोलावीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद कर लिए। कहां पर है, लोथल व धोलावीरा कहां पर है, गुजरात में स्थित है। लोथल व धोलावीरा में हाल ही में, वर्तमान में अभी कुछ समय पहले ही ये साक्ष्य मिले हैं। हाल ही में छेद करने वाले उपकरण, या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, विशेष उपकरण मिले जो छेद करने के लिए बने हुए थे। अभी वर्तमान में तो हम ड्रिलर मशीन से छेद करते हैं, पर उस समय ऐसी वस्तुएं होती जिनको धीरे धीरे रगड़कर उस जो घड़ा था या फिर कोई भी वस्तु बनाई उसमें छेद किया जाता, कोई भी बर्तन बनाया जाता उसमें छेद। अभी तो वर्तमान में हम ड्रिलर से 1 सेकंड में फटाफट छेद हो जाता है, पर उस समय धीरे धीरे बारीकी से वहां पर कार्य किया जाता था। इसके बाद हम देखें तो हमारे पुस्तक में मानचित्र दिया गया जिसमें चंहुरडो भी आपके पेज नंबर 2 पे, आपके पुस्तक के पेज नंबर 2 पे देखिए गया था। चंहुरडो, लोथल, धोलावीरा ये सभी प्रदेश लिखे हुए। इसके पश्चात नागेश्वर और बालाकोट को आप अंकित कीजिएगा अपने मैप पे। 2 क्षेत्र है, नागेश्वर व बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट कहां पर स्थित है, आप अपने पासबुक में देखिए, वो समुद्र तट के समीप स्थित है। कहां पर स्थित है, समुद्र तट के समीप स्थित है। क्या स्थित है, नागेश्वर और बालाकोट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट के समीप स्थित कोई 2 क्षेत्रों के नाम बताइए, तो क्या लिखेंगे आप, नागेश्वर और बालाकोट। और यहां से जो है संघ से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई है। यानी यहां से क्या प्राप्त हुआ है, संघ से बनी वस्तुएं। संघ से बनी वस्तुएं कौन कौन सी है, उसमें आता है चूड़ियां, करछिया वो पच्चीकारी भी वस्तु है जो संघ से अधिक बनाए जाते थे।
यानी जो समुद्र तट के किनारे, यहाँ पर समुद्र तट में आपने देखा होगा कि आप नदी के किनारे भी जाते थे, छोटे छोटे संख पड़े हुए होते, उनको कटाई करके, यानी समुद्र के किनारे जो प्राप्त होते उनसे कटाई करके चूड़ियां बनाई जाती थी, इसके बाद करछियां बनाई जाती, पक्षीकारी बनाई जाती, ये सभी बनाए जाते थे। और ये बहुत ही छोटे केंद्र थे, पर ये जो ये वस्तु बनती थी इसके विशिष्ट केंद्र थे। यानी ये जो नागेश्वर और बालाकोट क्या है, विशिष्ट केंद्रों के रूप में है। दोनों विशिष्ट केंद्र थे किस क्षेत्र में, चूड़ियां, करछियां, पक्षीकारी बनाने में। और ये जो यहाँ से जो माल उत्पादित होता था, यानी जो जो चीजें बनती थी, जैसे चूड़ियां बनती थी, ये सभी दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाई जाती है। यानी यहां से माल दूसरी बस्तियों में ले जाया जाता था या फिर बस्तियों तक ले जाया जाता था। यहाँ के समुद्र तट के किनारे जो स्थित क्षेत्र है वो हो गए। इसके पश्चात हम देखें तो जो चंद्रपुर, लोथल में तैयार माल को भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे क्षेत्र, बड़े बड़े जो शहर थे, यानी इन सभी जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, धोलावीरा, चंद्रपुर, इन सब से जो उत्पादित माल था वो मोहनजोदड़ो जैसे और हड़प्पा शहर जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में भेजे जाते थे और वहां पर उनका उपयोग किया जाता था। क्योंकि छोटी बस्तियों के लोग इन चीजों का उपयोग नहीं करते थे, ये सिर्फ निर्माण करते थे, वो इन कार्यों में जुटे रहते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चन्हुदड़ो व लोथल जैसे चंद्रपुर व लोथल जैसे स्थानों से माल कहां पर पहुंचाया जाता था, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में पहुंचाया जाता था, जहां पर इनका लोग उपयोग करते थे। ये कैसे है, बड़े बड़े शहर। मुख्य शहर कौन कौन से इसके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो बड़े बड़े शहरी केंद्र। इसमें हम लिख सकते हैं ये दोनों क्या है, शहरी केंद्र। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो नागेश्वर, बालाकोट, इनसे भी माल कहाँ पे शहरी केंद्रों में पहुंचाया जा सकता है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं शहरी केंद्रों। और इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्पादन के केंद्रों की पहचान किस प्रकार की जाती है, यानी पुरातात्विक इन चीजों का निर्माण कहाँ पे होता था, ये किस प्रकार ढूंढते हैं। तो यह आप नोट कर ले कि नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट के समीप स्थित है, इसलिए यहाँ पे संग से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी। यह आप नोट कर ले। अब जो पुरातात्विक थे वो माल उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार, यहाँ पे हम लिखते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार करते थे। तो ये क्या ढूंढते थे वहां पर, कूड़ा करकट। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या ढूंढते थे ये लोग, प्रस्तर पिंड यानी पत्थरों के टुकड़े। इसके पश्चात वो देखते थे पूरे शंख तो पूरे ही रहते थे, उनकी कटाई की जाती थी। इसके पश्चात तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल। और शंख अकेला तो बेचा नहीं जाता था, यानी जो कच्चा माल था, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल वहां पर ही होता था। और जो अपूर्ण वस्तुएं या फिर त्याग दी गई वस्तुएं, अपूर्ण वस्तुएं, इसके पश्चात हम लिखते हैं त्याग दी गई वस्तुएं। वस्तुओं के माध्यम से केंद्रों की पहचान की जाती थी। और कूड़ा करकट जो था, जो वस्तु के बनाने में कूड़ा करकट का उपयोग होता था, कूड़ा करकट का उपयोग होता था, वो सबसे अच्छे संकेत हो। ये कूड़ा करकट जो है वो अच्छे संकेतों में माना जाता है। अब ये सब क्यों अच्छे संकेतों में माना जाता है, बड़े चीजों को क्यों ढूंढते हैं, इनको क्यों ढूंढते हैं, तो जो
छोटे छोटे क्षेत्र थे, वहां से जो वस्तु बन जाती वो तो बाहर भिजवा दी जाती, यानी वो चीजें वहां पर तो प्राप्त होंगी नहीं। कहीं कहीं बाई चांस अगर उस समय कोई हादसा हुआ तो वहां पर कोई व्यक्ति वापर रहा होगा, वरना वो शहरी केंद्रों में ही वापरी जाती थी। इसके पश्चात हम देखें तो वो निर्माण उसका केंद्र कौन सा है, तो उसके लिए हम देखें तो आप क्या ढूंढते हैं, प्रस्तर पिंड। अब जो कोई बड़ी वस्तु कोई छोटी वस्तु बनानी, उसके पत्थर आया बड़ा, उसको तोड़ा तो आप ही रख देंगे, उसको वापस तो भेजेंगे नहीं क्योंकि वो शहरी केंद्रों में जाने लायक तो है नहीं। इसके बाद संघ थे, संघ जो थे वो भी वापस रह गए, उनसे निर्मित जो वस्तुएं थी वो आगे गई। तांबा, इसका कच्चा माल भी वहां पर ढूंढते थे क्योंकि कच्चा माल अगर मिल जाए तो पता पड़ जाता था कि वहां से ही शिल्प उत्पादन का कार्य हो रहा है। इसके बाद अपूर्ण वस्तुएं ताक दी गई, जैसे कि कोई वस्तु खराब हो गई, कोई किनारी किनारी टूट गई तो उसको वहां पे ही रख दिया जाता था और दूसरा बनाया जाता था, वो वस्तु भी वहां पे ही रखी, वहां से कोई दूर नहीं ले जाता। इसके बाद सबसे अच्छा और सबसे अच्छे संकेतों में माना जाता है कूड़ा करकट, यानी जो खराब वस्तु है, अंतिम अपशिष्ट जो बचता था वो कूड़ा करकट था, और वो जहां पर मिल जाता उसको वहां से कहीं कोई ले नहीं जाता। इसका मतलब जो वहां जहां पर प्राप्त होते उससे पता चल जाता कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का केंद्र था। इसके पश्चात हम देखें तो जो लोग थे वो जो कूड़ा था वो उसी क्षेत्र, अब हम हमारे यहाँ पर घर में जो कचरा निकलता है उसको हम किसी दूसरे शहर में तो फेंकने जाते नहीं, वो अपने जो बस्ती है उसमें ही कहीं कहीं फेंक देते हैं। यानी इससे पता पड़ता है कि वहां पर शिल्प उत्पादनों का कार्य होता था। चंद्र, लोथल, धोलावीरा से भी इन्हीं के साक्ष्य मिले होंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं जो छोटे केंद्र थे, छोटे जो बस्तियां थी वो विशिष्ट बस्तियां थी, पर इसके पश्चात भी बड़े बड़े शहरी केंद्रों में भी इनका कार्य होता था, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी इनका कार्य होता था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसे शहर में भी शिल्प उत्पादन होता था, किया जाता। या आप लिख दे, यहाँ पर ज्यादा नहीं किया था, पर छोटे जो केंद्र थे वो विशिष्ट केंद्रों के रूप में माने गए हैं। इसके पश्चात बात आती है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, यानी ये जो कच्चा माल प्राप्त होता है ये एक ही जगह से थोड़ी प्राप्त होगा, अलग अलग जगह से प्राप्त होगा और उनको मिलाकर एक वस्तु बनाई जाती थी। इसका मतलब माल बाहर से लाना पड़ता था। अब जैसे चंद्रचूड़ों में संघ की आवश्यकता है तो वो नागेश्वर, बालाकोट यहाँ से जाते होंगे संघ, वहां पर जाकर वस्तु बनती होगी, इसी प्रकार ये चीजें बनती थी। इसके बाद हम बात करेंगे माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियां। अब हम बात करते हैं कि ये जो माल था, कच्चा माल, ये कहां से आ रही थी, इसके लिए संबंधित नीतियां कौन कौन सी थी। यानी हम लिखेंगे यहां पर माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियां कौन कौन सी थी, यानी कि इस प्रकार माल इधर से उधर कच्चा माल पहुंचाया जाता था। शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चा माल था वो इधर उधर कैसे पहुंचा, यानी हम देखें तो शिल्प उत्पादन के कच्चा माल जरूरी था, उससे ही पक्का माल बनाया जाता था। और मिट्टी स्थानीय तौर पर उपलब्ध थी, जैसे मिट्टी थी उसका तो इधर से उधर जाना संभव ही नहीं था क्योंकि सभी जगह मिट्टी आसानी से उपलब्ध थी। और इसके लिए कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं पत्थर, वह इसके पश्चात क्या आता है लकड़ी तथा धातु, लकड़ी, धातु, जलोढ़ मैदान के बाहर से क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। यानी जलोढ़ मैदान कौन से होगा, गंगा के मैदान से मंगवाने पड़ते, यानी कोई भी शिल्प कार्य करने के लिए यहाँ से मंगवाने पड़ते थे। इसके पश्चात हम देखें कि ये जो माल था ये किस प्रकार लाया जाता था। ये माल जो कच्चा माल आया चल चल के ला नहीं सकते, गंगा के मैदान से, हड़प्पा सभ्यता से चल चल के ला नहीं सकते। इसके कारण यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे हमको एक साक्ष्य मिले थे, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, परसों की क्लास में देखा था कि यहाँ पर बैलगाड़ी, मिट्टी से बनी बैलगाड़ी मिली है, मिट्टी से बनी बैलगाड़ी, यानी इसका मतलब यहाँ के लोग बैलगाड़ी मिली और यहाँ पर कई मार्ग भी मिले, जिसके कारण पता लगता है कि यहाँ के लोग जो थे वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। इससे बैलगाड़ी मिली
जिससे साधनों, परिवहन के साधनों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। रूप से जानकारी मिलती है। क्या मिला था यहाँ पे? मिट्टी की बनी बैलगाड़ी मिली थी, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे परिवहन साधनों के बारे में लोगों को पहले ही ज्ञान था, वो परिवहन साधनों का प्रयोग करते थे। और इसके बाद हम देखें तो जो तटीय मार्ग थे, तटीय मार्गों का भी लोग इस्तेमाल करते थे। गंगा के किनारे हम देखें, गंगा और इसकी सॉरी गंगा नहीं, सिंधु और उसकी उपनदियों, उसकी उपनदियों के किनारे तटीय मार्गों का प्रयोग किया जाता था। यानी जो सिंधु थी उसके किनारे तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? परिवहन के लिए। इसके बाद हम देखें तो नावों का भी प्रयोग किया जाता था सुदूर से सामान मंगाने के लिए। उपमहाद्वीप से आगे से आने वाले माल के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब जो उपमहाद्वीप से माल आ रहा था, यानी उपमहाद्वीप से और उससे आगे से जो माल आ रहा था, जैसे कि हम देखें नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध थे और वहां पर लोगों ने बस्तियां स्थापित कर लिया। अब उपमहाद्वीप कौन सा? भारत क्या है? भारत क्या है? उपमहाद्वीप। और पुरातात्विदों का मानना है कि पुरातात्विदों ने सोचा कि ये जो क्षेत्र थे, छोटी छोटी बस्तियां क्यों स्थापित की गई थी। तो उनका मानना है कि छोटी छोटी, जैसे कि बालाकोट, नागेश्वर, बालाकोट और इसके पश्चात हम देखें चंद्रजुड़ो, हमने देखा ये सभी बस्तियां ऐसा लग रहा है कि इनको स्थापित किया गया है। बड़े बड़े शहरी केंद्रों द्वारा इसको स्थापित किया गया कि वहां पर कच्चा माल अधिक है, तो वहां से माल ले जाने के लिए दिक्कत होती होगी, तो वहां पर एक क्षेत्र यानी बस्ती स्थापित करके वहां पर शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुरातात्विदों के अनुसार शंखों की अधिकता के कारण क्या स्थापित किए गए? जो छोटी छोटी बस्तियां थी, छोटी बस्तियां, जैसे कि कौन कौन सी बस्तियां है इसमें? नागेश्वर व बालाकोट। हमने देखा था कि समुद्र तट के किनारे कौन सी है? नागेश्वर व बालाकोट। जैसे बालाकोट स्थापित की गई, ये सभी बस्तियां स्थापित की गई। अब इसके पश्चात हम देखें कि सुदूर, हमारे से दूर अफगानिस्तान में सोर्तुगुई नामक स्थान है, जहां पर अत्यंत कीमती माना जाने वाला पत्थर, नीले रंग का एक पत्थर होता है जिसका नाम है लाजवर्द मणि, वहां पर पाया जाता था। इसी के कारण सोर्तुगुई वहां पर स्थापित किया गया होगा, यानी उसके निकट स्थित किया गया होगा। यानी हम लिखते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान के सोर्तुगुई नामक स्थान से एक क्या नीले रंग का पदार्थ है, नीले रंग का पत्थर, या फिर हम बोल सकते हैं मणि। नीले रंग की जो मणि थी उसके किनारे, जिसको क्या कहते थे लोग? लाजवर्द मणि। एक ये बहुत ही कीमती मणि थी और इसकी के किनारे जो सोर्तुगुई स्थान था, ये इस मणि के स्रोत के निकट स्थित था। जो सोर्तुगुई नामक स्थान था अफगानिस्तान में, वो किसके निकट था? जो लाजवर्द मणि उसके स्रोत के निकट स्थित था। इसके पश्चात हम देखें तो जो
हमारे आसपास के क्षेत्र जो थे, सुदूर तो नहीं लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र थे उनमें भी कई सारी वस्तुएं मिली, जैसे कि सेलखड़ी नामक जो चीज थी, या आप लिख रहे ऊपर वाला, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप देखें कि सेलखड़ी जो थी, सेलखड़ी से क्या बनाया था, हड़प्पाई मुहर, जो एक पुरावस्तु सेलखड़ी कहाँ से प्राप्त होती थी, तो वो प्राप्त होती थी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से। दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से ये सेलखड़ी प्राप्त कर। दक्षिणी राजस्थान में क्या क्या है, वागड़ मेवाड़ ये क्षेत्र हो गए, गुजरात के कुछ क्षेत्र हो गए, यहाँ से ये प्राप्त हुआ। इसके बाद धातु हम देखें, धातु उत्पादन में सबसे अधिकता पर है राजस्थान, जिसमें जस्ता भी निकलता है, तांबा भी निकलता है, ये सभी चीजें निकलती थी। इसके पश्चात हम देखें यहाँ पर जो इसके अलावा भी अन्य नीतियां कई सारी अपनाई जाती थी दूर दूर से सामान लाने के लिए। इसके लिए राजस्थान के हम देखें तो खेतड़ी अंचल राजस्थान का खेतड़ी अंचल, इसके पश्चात हम देखें तो खेतड़ी अंचल जो है ये बहुत ही तांबे के लिए, ये किसके लिए फेमस था, तांबे के लिए। और इसके पश्चात हम देखें तो सोने के लिए क्या फेमस था, सोने के लिए दक्षिणी भारत, सोने के लिए क्या था, दक्षिणी भारत के क्षेत्र, यहाँ पे लिखते हैं दक्षिणी भारत। यहाँ पर हम देखें तो हड़प्पावासी जो थे उनके अनुसार, उनके नियमों के अनुसार यहाँ पर अभियान चलाए जाते थे और वहां के लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता है। इन इलाकों से संपर्क स्थापित करने के संकेत मिले। जैसे कि हम देखें तो खेतड़ी जो सभ्यता है उनको क्या नाम दिया है, खेतड़ी जो है इसको क्या नाम दिया पुरातात्विदों ने क्या नाम दिया इसको, गणेश्वर व जोधपुरा सभ्यता। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति भी इसे नाम दिया गया है इनके द्वारा, पुरातात्विदों द्वारा। और यहाँ पे क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे हड़प्पई जो मृदपांड है उससे अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के विशिष्ट मृदपांड भी प्राप्त हुए। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति से क्या प्राप्त हुआ, विशिष्ट मृदपांड, जो हड़प्पाई मृदपांड से भिन्न है, जो हड़प्पाई मृदपांड से एकदम अलग है। और ये जो मृदपांड थे ये एक विशिष्ट प्रकार के मृदपांड थे। इसके पश्चात हम बात करें तो यहाँ पे आ रहा है कि ये जो खेतड़ी अंचल नामक स्थान था, यहाँ पर तांबे की असाधारण क्या मिली है, संपदा, यानी बहुत सारी संपदा मिली है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर तांबे की इतनी अधिकता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक स्रोत था, यहाँ पे निकट एक स्रोत था, जिसके कारण यहाँ पे असाधारण संपदा मिली। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ही तांबा कहाँ पे भेजा था, हड़प्पा सभ्यता लाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता या फिर भेजा जाता था, या फिर भेजा जाता था। यहाँ से जो तांबा था वो भेजा जाता था, ऐसे ही संकेत मिलते हैं। और वहां के लोग भी इनके लिए कुछ वस्तु विनिमय के आधार पर कुछ न कुछ वस्तु इधर से उधर ट्रांसफर यानी आदान प्रदान करते थे। इसके पश्चात हमारे आता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे है आपका टॉपिक 6.2 सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। पेन दूसरा ऑप्शन, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क यानी दूर दूर के क्षेत्र जो तो बहुत अधिक दूर, जैसे कि हमने देखा अफगानिस्तान में शोरतब हुई है, इन क्षेत्रों से कैसे संबंध स्थापित किए जाते हैं, यानी किस प्रकार संबंध बनाया। अब हम देखें तो हमारे अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित अरब प्रायद्वीप के, हम लिख देते हैं यहाँ पे, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित क्या है, ओमान एक देश है।
ओमान जहां से ओमान जो था वहां से तांबा यहाँ पर मंगवाया जाता है, यानी अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से तांबे का आयात होता था। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ से तांबे का आयात होता था और यहाँ के लोग भी वहां पर वस्तु मिलने के आधार पर यहाँ से कुछ वस्तुएं भेजते थे। ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले, यानी हम देखें तो जो ओमानी जो वस्तु है और हड़प्पाई वस्तु है उनमें क्या मिले, निकल के अंश मिले। यहाँ पे लिखते हैं ओमानी तांबे व हड़प्पाई वस्तुओं में निकल के अंश मिले। निकल जो एक पदार्थ है, यानी जो निकल इसमें भी मिला इसमें भी मिला, यानी यहाँ से जो सामान्य वापस आ रहा होगा और उससे हड़प्पाई वस्तुएं बन रही होगी। इसके पश्चात हम देखें तो यहाँ से ऐसे भी संकेत मिले जो इनके संपर्क को दर्शाते हैं। यहाँ से कौन से ऐसे संकेत मिले जो इनके संपर्क को, यहाँ से ओमान से हड़प्पाई मर्तबान मिला है, एक हड़प्पाई मर्तबान प्राप्त हुआ। हड़प्पाई मर्तबान किस प्रकार का होता? हड़प्पाई मर्तबान प्राप्त हुआ। हड़प्पाई मर्तबान जो था वो कुछ इस प्रकार का था। आप यहाँ पे हड़प्पाई मर्तबान का जो था वो इस प्रकार का था। इस पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे इस प्रकार कुछ लिखा। ये एक काले कलर का था। किस प्रकार का था? ये काले रंग का पदार्थ था और इस पे एक काले रंग का पदार्थ लगाया गया था, यानी इस पे काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती थी और जो इसके अंदर कोई तरल पदार्थ यदि भरे तो उसके रिसाव को रोक ले, जिसके कारण ये अच्छी तरीके से उपयोग में आ जाए करता था। अब हम देखें तो यहाँ पे लिखेंगे ओमान से एक मर्तबान प्राप्त हुआ जिस पर हड़प्पाई काली मिट्टी की मोटी परत है जो किसके रिसाव को रोकता है? तरल पदार्थ के रिसाव को रोकता है। ये तरल पदार्थों के रिसाव को रोकता है। किसको रोकता है? तरल पदार्थ यदि कोई भर दे, पानी वानी भरे तो उसके रिसाव को रोक लेता है। इसी के कारण ये एक हड़प्पाई मर्तबान है जो हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ और वहां से भी प्राप्त हुआ। इसके अनुसार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे संपर्क के संबंध स्थापित किए होंगे और हम ये अनुमान पुरातात्विक ये अनुमान नहीं लगा पाए कि इसमें क्या चीज भरी हुई होगी और इससे कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमको तो ये देखना था कि इनके संबंध किस प्रकार स्थापित हुए, यानी एक दूसरे से संपर्क किस प्रकार हो रहा है। इसके पश्चात हम देखें तो तीसरी सहस्त्र स्थापित में ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेख में मगान और मेलुहा, मगान किसको कहा गया है? ओमान को, और मेलुहा का है हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है। अब आप आगे लिखेंगे आगे है हड़प्पा सभ्यता तीसरी सहस्त्राब्दो ईस्वी पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में वर्णित मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र है, यानी मेसोपोटामिया के लेख मेसोपोटामिया हमने क्लास 11 में पढ़ी थी। इसका कौन सा लेख है? तो इसका लेख है दिलुमन। इसका लेख का नाम है दिलुमन, जिसमें मेलुहा किसको कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को। मेलुहा किसका नाम है? हड़प्पाई क्षेत्र का। और जो मगान है, मगान नाम दिया गया है जो किसका नाम है? ओमान का नाम है। इन दोनों को इन नामों से इसमें सुशोभित किया गया है। मेलुहा यानी हड़प्पाई क्षेत्र, मगान यानी जो ओमान है उसके क्षेत्र को कहा गया है। इसके बाद हम देखें तो लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक वस्तुएं क्या क्या मिली है मेसोपोटामिया में, जैसे कि मनके, हड़प्पाई मोहर, बाट,
पासे और ये सभी शामिल है। मेसोपोटामिया में क्या क्या मिला? मणके, बाट, पासे, हड़प्पाई, मोहर इत्यादि सामान मिला है। कहां से मिला है? मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से। यानी ये एक बहुत ही अच्छा तथ्य है इसको समझने के लिए कि यहाँ पे संपर्क बहुत ही अच्छे तरीके से जो थे वो संबंध स्थापित किए थे। इसके पश्चात हम देखें तो इस लेख में इनके बारे में कई उत्पादों के बारे में भी उल्लेख दिया गया। जैसे कि हम देखें तो कार्निलियन, इस लेख में कार्निलियन का है और लाजवर्द मणि, इसके पश्चात तांबे और सोना और भी कई विविध प्रकार की लकड़ियां जो अलग अलग क्षेत्रों से मंगाई जाती थी, उनका भी उल्लेख है। अब हम देखें तो कार्निलियन क्या था? कार्निलियन एक सुंदर लाल रंग का पदार्थ था। इसके बाद हम कार्निलियन कहां पे पाया जाता था? तो कार्निलियन जो है वो गुजरात के भड़ोच में पाया जाता है। इसके बाद हम देखें तो लाजवर्द मणि कहां पे पाई जाती थी? हमने देखा था ये अफगानिस्तान में सोर्तबुई नामक स्थान के निकट इसका स्रोत था। इसके बाद सोना, दक्षिण भारत, विविध प्रकार की लकड़ियां भी इसी क्षेत्र की प्राप्त हुई थी। यानी इससे पता चलता है कि ये भी संपर्क बहुत ही अच्छे प्रकार के थे। और ये जो मेलुहा है यहाँ पर, इसमें लिखा गया था मेलुहा के विभिन्न उत्पाद लिखा कर इस लेख में लिखा, जो दिलमुन लेख है उसमें इस प्रकार का लिखा गया था। इसके बाद हम देखें तो मेलुहा, इसमें मेलुहा अर्थात क्या हो गया? हड़प्पा क्षेत्र को नाविकों का देश भी कहा है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख ले कि जो हड़प्पा क्षेत्र है उसको नाविकों का क्षेत्र या फिर देश भी कहा है। और इसके अतिरिक्त हम जो ये मोहरें थी यहाँ की, उन पर जहाजों व नावों का अंकन भी मिलता है। यहाँ की मोहरों पर जहाजों व नावों का उल्लेख भी मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से लोग कच्चा माल वहां पर पहुंचाते थे और वहां से भी कोई वस्तुएं इधर मेसोपोटामिया से इधर आ रही थी। और इसलिए मेसोपोटामिया के ग्रंथ में लिखा कि हड़प्पा क्षेत्र के जो लोग हैं वो यानी उनको नाविकों का देश कहा गया। इसके पश्चात यहाँ के मोहरे जो थे उनपे जहाजों और नावों का भी चित्रण या फिर उल्लेख था, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एक प्रकार का सत्य ही है, ये तथ्य ही है कि एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रखे थे। इसके बाद ये आप समझ लेना, ये प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर भी आपके जो पुस्तक है उसमें दिए गए। पेज नंबर 15 पे आप देखिएगा कि जो सूचना पट्ट के अक्षर भी यहाँ पे दिखे गए। इसके बाद हमारा आज तो बात नहीं हो पाई, कल हम पढ़ेंगे मोहरे लिपि और बाट। मोहरे लिपि और बाट में हम पढ़ेंगे मोहरे और मुद्रांकन, इसके बाद रहस्यमय लिपि, इसके बाद है बाट, और इसके बाद हम इस कल की क्लास में प्राचीन सत्ता को भी क्लियर कर लेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, या आप अच्छे तरीके से नोट कर ले। ये हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की हमारी 3rd क्लास कंप्लीट हो गई है। हिस्ट्री की जो है वो 3rd क्लास कंप्लीट हो चुकी है और हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम कल 7वां टॉपिक पढ़ेंगे। हिस्ट्री की क्लासें चल रही है रेगुलर। इसके बाद हम देखें तो ज्योग्राफी की हमारी क्लासें भी रेगुलर हमारे इसी चैनल लर्न विद कुणाल पर ज्योग्राफी की भी क्लासें आ रही है। सुबह में लगभग 10 से 12 के बीच में एक क्लास आ रही है ज्योग्राफी की, प्रतिदिन 10 से 12 बजे के बीच एक क्लास आ रही है। तो उससे आप जोड़ जाए, अगर आपकी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी आप वहां से पढ़ ले, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। और हम हिस्ट्री तो यहाँ पे पढ़ ही रहे। इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। कल से हम
सातवां और आठवां टॉपिक शुरू करेंगे और ज्योग्राफी की सुबह में क्लास 10 से 12 बजे के बीच आ जाएगी। If you like this video, please hit the like button and more interesting video. Subscribe to our channel Learn with Kunal and इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरीके से मिलजुल कर इसको शेयर करके इसके बारे में चर्चा कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।